नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति का विश्वविद्यालयों में विचारों की आजादी पर जोर, संकीर्ण विचारों से बचने की सलाह, अकादमिक स्वतंत्रता को बताया जरूरी। दिल्ली नगर निगम चुनावों का प्रचार तेज, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, आम आदमी पार्टी का हाउस टैक्स खत्म करने का वादा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हार के कारणों पर मंथन, नहीं पहुंचे मुलायम सिंह और शिवपाल यादव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका, ओबामा केयर की जगह नए स्वास्थ्य बिल पर नहीं जुटा सके समर्थन, आखिरी समय में लिया वापस। और धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन, स्मिथ के शतक के बावजूद 300 रन पर सिमटी पारी। पहले ही टेस्ट में कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। और अब आज की पहली खबर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विश्वविद्यालयों की आजादी और अकादमिक स्वतंत्रता को जरूरी बताया है। पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान महज नौकरी हासिल करने का जरिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने तकनीकी शोध के साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रिसर्च को भी जरूरी बताया। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में देश के कुछ विश्वविद्यालयों में बिगड़े माहौल पर भी चिंता जताई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पंजाब विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालयों की आजादी पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को संकीर्ण विचारों से चुनौती मिल रही है। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों को मुक्त स्थान बताया और इसकी रक्षा की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति का मानना है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को स्वच्छ माहौल मिलना चाहिए। In a period of rampant distrust of matters intellectual, there is an imperative need to defend the universities as free spaces, as independent, critical repositories of knowledge, and as sources of renewal of liberal values that provide avenues of social mobility and equality to people. उपराष्ट्रपति ने अकादमिक स्वतंत्रता को विश्वविद्यालय की नींव बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर भ्रम है कि विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विचारों को बढ़ावा देकर अकादमिक स्वतंत्रता की हिफाजत पर जोर दिया। The ideas, no matter how uncomfortable or disturbing to the accepted status quo, can and must be challenged, modified or even discarded on their merit, but may never be muted or suppressed. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ नौकरी दिलाने की जगह नहीं है, इसलिए विषय की गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र के साथ सामाजिक शोध पर भी जोर दिया। Social research examining the dynamics and direction of political, economic and social change improves our understanding of such processes and can help identify pockets of malcontent and resentment, allowing these to be addressed before they become impediments to social harmony. उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा दौर में वैज्ञानिक और आर्थिक बदलाव के साथ समाज को लोकतांत्रिक बनाने में भी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सबको समान अवसर मिलते हैं, इसलिए इससे असमानता कम करने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ मनिंद्र नाथ ठाकुर एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू के, वो जुड़ चुके हैं इस मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बतौर शिक्षक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं तमाम विश्वविद्यालयों में, जो बनते बिगड़ते माहौल को लेकर जिस तरह की बहस हो रही है, ऐसे में उपराष्ट्रपति का ये बयान आप किस नजरिए से देखते हैं? दीपक जी, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और आज के युग में तो बिल्कुल विश्वविद्यालयों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। नहीं तो हमें ये लगने लगा था कि शायद विश्वविद्यालयों को अब ग्रेजुअली केवल नौकरियों से जोड़कर
एक तकनीकी और वो भी बिल्कुल आईटीआई की तरह क्रिएट करने में लोग लगे हुए हैं। इस बयान से पहली बार लोगों को बहुत ही ढाढ़स बंधा है कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा सोच पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय इसलिए रखा गया है कि वो विश्व चिंतन करता है, वो नौकरियों के लिए ट्रेंड करने वाला ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। और हर विषय में कितना मौलिक रिसर्च हम कर सकते हैं, यदि कोई राष्ट्रवादी है तो उसे यह समझने की जरूरत है कि इस तरह का मौलिक रिसर्च ही किसी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। आप देखिए कि जो विकसित देश हैं वो अपने विश्वविद्यालयों को सैकड़ों वर्षों से किस तरह संभाल कर रखे हैं। वहां भी इकोनॉमी में उत्थान पतन हुआ है, लेकिन जो बड़े विश्वविद्यालय दुनिया के हैं वो किस तरह से अभी भी मौलिक रिसर्च में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान जब विश्वगुरु रहा होगा उस वक्त भी इसलिए विश्वगुरु था कि यहां दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे और उन विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च होता था वही सबसे बड़ा रिसोर्स था हिंदुस्तान के लिए, जिसको आप सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर किसी राष्ट्र का उसके विश्वविद्यालयों में निर्मित होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान उनका है ये इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और छात्रों को और शिक्षकों को, खासकर जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों को इस वक्त इस बयान से काफी ऑक्सीजन मिला है। लेकिन सर एक और थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत रूप से जिस बात से चिंतित हूं थोड़ा सा वो ये है कि उपराष्ट्रपति का जो ये बयान है इसकी बात करें, या कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने भी, प्रणब मुखर्जी साहब ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था, और बल्कि उन्होंने पिछले साल भी जो माहौल था देश में विश्वविद्यालयों में खासकर उसको लेकर भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा था कि भारत असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं करेगा और बदलते जो माहौल में छात्र और शिक्षकों को जो तार्किक चर्चा है और बहस में शामिल होना सीखना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चिंता से आखिर कौन चिंतित होगा? कौन उनकी इस सोच को धरातल पर इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है आखिर? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की ही होनी चाहिए और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिस लेवल के लोग हैं उनका प्रभाव यहां के राजनीतिज्ञों पे भी पड़ना चाहिए और आम जनता पे भी पड़ना चाहिए। आम जनता पे भी उनके वक्तव्यों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंप्लीमेंट करने का तो दायित्व निश्चित रूप से राजनीतिज्ञों का है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है और इस तरह के वक्तव्यों का प्रभाव आपको देर सवेर लोगों के चिंतन में, लोगों के वैचारिक जगत में दिखने लगेगा। जी, और सर ये बात गाहे बगाहे हम सुनते भी हैं और इस बात को महसूस भी किया जाता रहा है कि अगर बहस विश्वविद्यालयों में नहीं होगी तो फिर दरअसल कहां होगी? अगर तमाम मुद्दों पर वाद विवाद जो बचपन से सिखाया जाता है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों में, अगर वाद विवाद नहीं होगा विश्वविद्यालयों में तो फिर दरअसल कहां होगा? तो ये इस सोच को सही तरीके से समाज के बीच में और छात्रों के बीच में, खासकर अलग अलग तबके के छात्रों, इस सोच को उनके जहन में संचित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? समाज की है, शिक्षकों की है या हमारे नेताओं की है? देखिए, सब लोगों की जिम्मेदारी है ये, और मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालयों में बहस होना इसलिए जरूरी है कि सरकार को भी कुछ जानना हो कि हमारी जनता कैसे सोच रही है, किसी मुद्दे के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब तो विश्वविद्यालयों के अंदर के बहस से ही संभव हो पाएगा। जो भारत का ब्यूरोक्रेसी है, जो राजनीतिक दल है या जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, उसमें तो इस बहस की कोई खास गुंजाइश नहीं है, वो तो पार्टीजन है ऑलरेडी। ये विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक फ्रीडम होता है उसके बीच ही इन सारी बहसों को हम चला सकते हैं, और जब तक वो बहस नहीं चलेगा तो आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि आपके पॉलिसीज का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। और इसका दायित्व मुझे लगता है छात्रों पर भी है, शिक्षकों पर भी है, राजनीतिज्ञों पर भी है और आम समाज पर भी है। हर किसी पे दायित्व का अलग अलग हिस्सा है। छात्रों को ये समझना चाहिए कि बहस को चलाएं कैसे, जी, बिना किसी तरह के वायलेंस के, बिना किसी तरह के दुराग्रह के बहस को कैसे चलाएं। शिक्षकों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे इस बहस का माहौल बनाया जाए और बहस को कैसे डायरेक्शन दिया जाए। राजनीतिज्ञों को उस बहस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यदि उसमें उनकी आलोचना भी हो रही है तो उस आलोचना को उनको निंदक नियरे रखने की तरह से समझने की जरूरत होगी, और समाज को ये माहौल बनाना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसी बात विश्वविद्यालय में हो रही है
जिससे समाज अभी सहमत नहीं है, तो भी उसे होने देने की पूरी छूट देनी पड़ेगी और उनसे वार्तालाप करना पड़ेगा, उन्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। किसी भी एक भी व्यक्ति यदि आपके विचार से असहमत है तो उसकी असहमति को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वही एक व्यक्ति सही है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। जी आपने देखा है कि ग्रीक सोसाइटी में सोक्रेटिस को जहर पीना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला कि सोक्रेटिस ही सही थे। ऐसे अनेकानेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब कोई बुद्धिजीवी समाज में बदलते परिवेश को, बदलते परिदृश्य को समझने में सबसे पहले सक्षम होता है। विश्वविद्यालय में ही जो आने वाला समय है उसकी क्या दिशा दशा होगी, इसकी समझ पैदा होती है। इसलिए उनके लिए एकेडमिक फ्रीडम बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी बात को आज उपराष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। जी, और यही बात उपराष्ट्रपति ने आज कही है, तो ये उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति इस बात को सोसाइटी के, समाज के तमाम तबके के लोग समझेंगे। जैसा कि आपने कहा कि उसमें न सिर्फ शिक्षक शामिल हैं बल्कि हमारे राजनीतिज्ञ और हमारे छात्र भी उसमें शामिल हैं, जिन्हें उपराष्ट्रपति की इस बात को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया। दिल के मरीजों का आपने दर्द कुछ कम किया है। दिल के जो मरीज है उसने भी हमने सहायता करने की कोशिश की। कहते हैं घुटना जरूर बदलता है लेकिन जेब भी बदल जाती है। घुटन के जो है वो भी बदलने के संदर्भ में भी सोच रहे हो। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। समाजवादी पार्टी में हार पर मंथन जारी है। आज लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समीक्षा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आदित्यनाथ योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में पार्टी की हार को लेकर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और आजम खान शामिल नहीं हुए। हालांकि शिवपाल यादव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 अप्रैल से राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 30 सितंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 15 अप्रैल से 2 महीने सदस्यता का कार्यक्रम लगातार गांव-गांव शहर में समाजवादी पार्टी चलाएगी। ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग में समाजवादी पार्टी पहुंच जाए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल कर करके ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश में चलाने का फैसला पार्टी ने लिया है, जहां जहां हमारा संगठन है वहां पर। और 30 सितंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक विशेष जाति के पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सफाई अभियान पर कुछ इस अंदाज में चुटकी भी ली। सरकार ने अभी कोई कैबिनेट में फैसला नहीं लिया है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया, अभी तो केवल झाड़ू लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। अखिलेश ने भविष्य में किसी महागठबंधन की संभावना पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की राह पर चलेगी। उन्होंने साफ किया कि यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी आज पहली बार गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने पर आदित्यनाथ योगी ने एक रोड शो भी किया। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में पंच परमेश्वर बूथ सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया।
केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने केजरीवाल पर झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्वागत करता हूं। बीजेपी दिल्ली एमसीडी पर लगातार तीसरी बार कब्जे की तैयारी में जुट गई है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को रामलीला मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का मौसम आता है तो केजरीवाल वादों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन बाद में जनता उन्हें खोजती रहती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है। इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अमित शाह ने केजरीवाल पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए जानबूझकर बार बार केंद्र से उलझने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने दागी विधायकों को बचाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए केजरीवाल ने। जरा भी शर्म बची है तो आप पार्टी की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराने के लिए उन्होंने घोषणा करनी चाहिए। मित्रों, फिर बाद में गए गोवा, वहां कुछ बनाने के लिए, क्या हुआ आपने देखा। और उसके बाद मैं पंजाब गया, पंजाब में भी क्या हुआ आपने देखा। आने वाले दिनों में गुजरात में भी जाएंगे, वही होंगे। उनको बताइए भाई आप देश भर में ऐसा घूमते रहो, गोवा जाओ, पंजाब जाओ, दिल्ली छोड़ दो। यही मैसेज लोगों को देना पड़ेगा। दिल्ली के 3 नगर निगमों में कुल 272 वार्ड हैं, जिन पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 26 अप्रैल को होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए हैं। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव जीतने पर हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 600 करोड़ रुपए सालाना का रेजिडेंशियल हाउस टैक्स आता है। इसके साथ ही केजरीवाल ने एमसीडी को कर से बाहर निकालने और कर्मचारियों को वक्त पर वेतन देने की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी 1 साल के भीतर नगर निगम को घाटे से उबार के दिखाएगी और हर महीने 7 तारीख को नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी मिल जाया करेगी। केजरीवाल ने टैक्स चोरी करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि एमसीडी के अकाउंट से साफ है कि दिल्ली के लोग जितना टैक्स देते हैं वो सब चोरी हो रहा है। दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से मरीजों ने राहत की सांस ली है। 4000 से ज्यादा डॉक्टर 5 दिन बाद आज काम पर लौटे। सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टूटी है। अस्पतालों में सीसीटीवी समेत दूसरे सुरक्षा उपायों का इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली, हैदराबाद समेत देश के कई हिस्सों में महाराष्ट्र के डॉक्टरों के समर्थन में हड़ताल की गई थी, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ा था। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन जी, इनसे मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी जो भी डिमांड थी, जो भी हमारा एजेंडा था, वो सारी डिमांड एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलरेडी सभी कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि दे शुड ज्वाइन देयर ड्यूटीज विद इमीडिएट इफेक्ट्स। केंद्र सरकार ने ग्रेटर नागालैंड के गठन की खबरों को खारिज किया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। हाल ही में उग्रवादी संगठन NSCN-IM के महासचिव थुइंगालेंग मुइवा ने इस मामले पर सरकार के साथ समझौते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में आज आरोप तय कर दिए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर इस मामले में आम आदमी पार्टी के 5 नेता भी आरोपी हैं। इनमें आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी शामिल हैं। केजरीवाल समेत 6 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद अदालत ने आरोप तय करने का फैसला किया। इसी के साथ मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है। यह मामला DDCA विवाद से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई से GST लागू करने के मद्देनजर केंद्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC के ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी CBIC होगा।
प्रस्तावित सीबीआईसी निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की निगरानी करेगा। इसके साथ ही सरकार को जीएसटी लागू करने के लिए नीति बनाने में मदद भी करेगा। सीबीआईसी के 21 आंचलिक और 101 जीएसटी कर जमा करने वाले कार्यालय होंगे। ये सभी कार्यालय करदाताओं को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन ढांचे के जरिए कर जमा करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाएं सील की जाएंगी। ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। राजनाथ सिंह ने सीमाएं सील करने के लिए नई तकनीक अपनाने की बात भी कही। देश में बढ़ती नक्सली घटनाओं पर गृह मंत्री ने कहा कि बीते 2.5-3 साल के दौरान नक्सलवाद में 50 से 55% की कमी आई है। हम लोगों ने फैसला किया है कि जल्दी से जल्दी भारत और बांग्लादेश की सीमा को यह सील किया जाए। और मैं जानता हूं इस काम में भी कई मुश्किलें आ रही हैं। कहीं पर पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं पर रिवराइन एरिया है। फिर भी हम लोगों ने फैसला किया है, भले ही हमको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का सहारा लेना पड़े, लेकिन हम इस सीमा को पूरी तरह से सील करेंगे। म्यांमार की तरफ से भारतीय सीमा का बार बार अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन मित्रता की वजह से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। म्यांमार के सैनिक इसका फायदा बार बार न सिर्फ भारतीय सीमा के अंदर बसे गांव की तरफ आ जाते हैं, बल्कि उनके घरों और रोजगार के साधनों को भी नष्ट कर डालते हैं। म्यांमार के सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आकर गांव वालों से जमीन खाली करने तक की बात कहते हैं। इस मामले पर देखिए राज्यसभा टीवी की यह खास रिपोर्ट। ये टूटे फूटे अवशेष मणिपुर के हाउलेन फाई गांव के हैं। यहाँ पहले एक आरा मशीन हुआ करती थी जो लकड़ी काटने का काम करती थी और ये गांव के लोगों के स्थानीय रोजगार का एक बड़ा साधन था। 3 मार्च को जब पूरा मणिपुर चुनाव में व्यस्त था तो म्यांमार के सैनिक आए, इस आरा मशीन को तहस नहस कर दिया। वे मशीन भी उखाड़कर म्यांमार ले गए। Movement of Burma Army occur frequently. On the 4th of March, our sawmill was dismantled and carried away by the Burmese army. हाउलेन फाई गांव मणिपुर के मोरे शहर के पास है। यहाँ भारत और म्यांमार की सीमा के पत्थर भी लगे हैं। यह पिलर नंबर 76, पिलर नंबर 76 भारत म्यांमार को बांटती है। इस पिलर के उस पार म्यांमार है और इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो भारत की सीमा है। इतनी खुली सीमा, इतनी खुली जगह शायद ही कहीं देखने को मिलेगी और यही रोचकता है मणिपुर की। लेकिन म्यांमार के सैनिक इसे नहीं मानते। वे बार बार भारतीय सीमा में आकर स्थानीय लोगों को धमकाते हैं। स्थानीय लोगों में अब इसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। ये लोग लगातार आंदोलन कर स्थानीय प्रशासन को इससे वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। We are protecting the territorial integrity of India as a whole, and in particular Manipur territorial integrity. We are sacrificing our life, but nobody cares for us. मणिपुर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स की है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं की। विदेश मंत्रालय से जब इस बारे में पूछा गया तो वो भी सुरक्षा एजेंसियों के मत्थे डालकर मौन हो गए। I think some of the aspects that you mentioned are more appropriately dealt with agencies outside this ministry, security agencies, etc., and other agencies which are on the border. Insofar as our larger cooperation with Myanmar is concerned, we do keep engaged with them, and whenever such matters appear or are raised, we take it up with the concerned authorities in Myanmar, and we'll continue to pursue that. If we have any update on the matter, specific case that you have raised, I will let you know. स्थानीय लोगों का कहना है कि 2013 के बाद से म्यांमार के सैनिक बार बार न सिर्फ मोरे बल्कि सीमा के कई अन्य इलाकों में इसी तरह से आते हैं और धमकाकर घरों को नष्ट कर चले जाते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। नेपाल ने भारत से ज्यादा बिजली मुहैया कराने की गुजारिश की है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने यह अपील की। बैठक में बिजली की कीमतों पर भी चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने संबंधित एजेंसियों से बातचीत का भरोसा दिलाया। इसके अलावा बिजली आपूर्ति से जुड़े मसलों पर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच बातचीत कराने पर भी सहमति बनी। भारत नेपाल को करीब 380 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है। भारत और अमेरिका ने दक्षिण एशिया में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक उपायों समेत अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की है।
दोनों देशों ने इस सहयोग को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई। पेंटागन के प्रवक्ता कैप्टन जेफ डेविस ने बताया कि डोभाल और मैटिस ने भारत अमेरिकी संबंधों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों को बनाए रखने में दोनों देशों के सहयोग की भूमिका पर चर्चा की। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नए बिल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान से पहले ही विधेयक को वापस कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर निराशा जाहिर की। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे अमेरिका की जीत बताया। ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल लाने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से निराशा का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस बिल को शनिवार को मतदान के लिए पेश किया जाना था, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं मिलने की वजह से मतदान से पहले ही इसे वापस लेना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विधेयक वापस होने पर मायूसी जाहिर की। It was pretty much there, within grasp. But I'll tell you what's going to come out of it is a better bill. I really believe a better bill. वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे अमेरिका की जीत बताया। Today is a great day for our country. It's a victory. What happened on the floor is a victory for the American people, for our seniors, for people with disabilities, for our children, for our veterans. ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुराने कानून ओबामा केयर को बदलकर नया हेल्थ केयर कानून बनाना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डाउन सिंड्रोम यानी मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित न होने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ग्रसित लोगों की मदद करना हमारी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। डाउन सिंड्रोम पैदाइशी या क्रोमोसोम जनित बीमारी है जो शारीरिक और मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देती है। हमारे पास पड़ोस में अगर किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित है कोई व्यक्ति, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक या अन्य प्रकार की कठिनाइयों से पीड़ित है, तो उसकी मदद करना यह हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। धर्मशाला में चौथे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 300 रनों पर सिमट गई। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सलामी बल्लेबाज रेनशॉ को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका दिया। हालांकि दूसरे विकेट के लिए वार्नर और कप्तान स्मिथ के बीच 134 रनों की साझेदारी हुई। वार्नर 56 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। अपने पहले ही मैच में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप ने 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने टेस्ट करियर का 20वां शतक बनाया। स्मिथ 111 रन बनाकर अश्विन के शिकार हुए भारत के खिलाफ खेलते हुए, और स्मिथ का ये 7वां टेस्ट शतक है। उमेश यादव ने 2 जबकि भुवनेश्वर कुमार और अश्विन और जडेजा ने एक विकेट झटके। कंधे में चोट की वजह से भारतीय कप्तान विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी कर रहे हैं। धर्मशाला में खेला जा रहा आखिरी टेस्ट सीरीज के लिहाज से निर्णायक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।